नाजी ने कहा, अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वज़न जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया, शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से वो इतनी ही नफ़रत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने तो सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है। ज़कोई ने कहा, क्या वो तिलिस्म बेकार हो गया है? मैंने अभी आजमाया नहीं। नाजी ने कहा, ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की आदतों के मुताल्लिक तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे ज़हर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद और आप देख रहे हैं नवीद इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजी ने जवाब दिया, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बैठा कर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम आशीष से नहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कोई ने कहा। इतना बरसता जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो इसकी तवक्को से ज़्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों में हाथ फेर कर कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमने वाला और हम भी अला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मैं उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और ज़रा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और नाजो अंदाज पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने दूँगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की हैं, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ऐसी बातें कभी ना करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताएं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तक मेरी रसाई किस तरह होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, उसे रात अपने यहाँ रखूँगा और तुम्हें उसके ख्वाबगाह में दाखिल करूँगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, आगे मैं संभाल लूँगी। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतज़ामी कामों में नई फ़ौज तैयार करने में इतना मसरूफ़ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ना निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतल्लिक़ जो रिपोर्ट दी उससे वो परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स सलीबियों से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की इमारत अपने आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तकरीब कारी की तफसील सुनाई कि इसने किस किस तरह बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतज़ामिया में मनमानी करता रहा, और जिस सूडानी सिपाह का वो सलार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है। क्या आपने इसका कोई इलाज सोचा है? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाह भर्ती की जा रही है मैं उसे सूडानी मुहाफ़ज़ा में मिला दूंगा। फिर ये फ़ौज सूडानी होगी ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फ़ौज में जज़ब हो जाएगी। नाजी को मैं इसके सही ठिकाने पर ले आऊँगा, और मैं ये भी वसौक से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठ जोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज़ पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो ये मुझ पर छोड़ें। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मैं जो कुछ करूँगा वो आपको साथ बताता रहूँगा, आप मुतमिन रहें। मैंने उसके गिर्द जासूसी की ऐसी दीवार चुन दी है जिसकी आंखें भी हैं, कान भी है, और ये दीवार मुतहरक है। यूँ समझ लें कि मैं उसे अपनी जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उसके दर पर्दा कार्रवाई की तफसील न। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर मदऊ कर रहा है? अगर ये बात सही है तो उस वक़्त तक दावत कबूल न कीजिएगा जब तक मैं आपको न बता। अय्यूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रख कर टहलने लगा। वो रुक गया और बोला, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुश नसीब हैं जिनकी कौमी हिस्स मुर्दा होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं। वो बदनसीब
नसीब हैं अमीर मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं जब इन्हें खुश नसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि मैंने तारीख का धारा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलेबियों के आलाकार बने जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलेबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि जिंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुका कर टहलने लगा, फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुहाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलेबियों को हम पर हमला करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार, अपनी कौमियत जला रहे हैं, वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, इसमें सलेबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिशें हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना अज़म पूरा न कर सकूं, शायद सलेबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआहदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़म से मायूस हो गए, अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतलका शोबे तक पहुँचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए ज़हन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसी का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करे और शब खून भी मारे। ये जानबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खसूसी तरबियत दो, इनमें ये सफ़ात पैदा करो, ऊँट की तरह ज़्यादा से ज़्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सकें। उनकी नज़रें उकाब की तरह तेज़ हों, उनमें सहराई लोमड़ी की मकारी हो और दुश्मन पर चीते की तरह छपटने की महारत, दलेरी और ताकत के मालिक हों। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह सीख हो। भर्ती तेज करा दो अली बिन सुफियान, और याद रखो मैं हजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, ख्वाह तादाद थोड़ी हो, उनमें कौमी जज्बा हो और मेरे अज़म को समझते हो। किसी के दिल में ये शुबा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में 1000 तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमज़ोर कर सकती है। नाजी के अमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरतीब कहा कि इस लड़की को मिस्र के फ़िरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज़ और दलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खसूसी मशीर है और अरब का माना हुआ असराग रसा है। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करवाने का मंसूबा भी बना लिया। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाव में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसकी अपने असाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन 2 नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली थी जो उसकी मंजूर नजर थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी और उनके कब्जे से निकल कर ज़कोई के आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़कोई के रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफ़िज़ों का पहरा था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान में बिला इजाज़त बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। उसके हाथों से कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड्स थे।
ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئے بھرتی میں آئے۔ یہ جان بازوں کا منتخب دستہ جو سپاہ گیری میں بھی طاق تھا اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ ایک آدھے دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ لیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا۔ یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا۔ باڈی گارڈز کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے۔ شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں، جو ابھی نیم مسلمان ہیں، کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کی عادی نہیں۔ وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ ناجی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ رائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی تو ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رینج کیا تھا کہ کسی کے پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر کی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے، کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا حصہ بن جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے خرافان کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آئی تو ایک چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آتے ہیں۔ دوسرے ہزارہ مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا جو ایک وسیع میدان کے گرد دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ ایک طرف جو صلاح الدین ایوبی کے لیے مسند رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی کہ دائیں بائیں بڑی رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا کہ جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی بو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سفید کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال کا لباس اس قدر باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فرائض نظر آتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم اد کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے، اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گے۔
ہوگی۔ اسی سرزمین میں کلوپترا سینر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی، میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی جو کوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک کلوپترا کو اسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا تو مشعلیں جل اٹھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا کہ ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اس دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں